राम राम जी। तो आज का टॉपिक जो हमारा है, टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिवेंचर्स, टॉपिक का नाम है डिवेंचर्स। अब क्योंकि हम वो टॉपिक आपको डायरेक्ट कभी भी नहीं समझाते, हम समझाते हैं कि वो टॉपिक आया कहाँ से और क्यों हमको इसको स्टडी करना है। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कंपनी। कंपनी का सबको पता होगा, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है और लॉ के द्वारा इसको एंड किया जा सकता है। तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ और रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंपनी बनकर तैयार हो गई। अब जब कंपनी बनकर तैयार हो गई तो कंपनी क्या करती है, कंपनी मोस्टली जनता के पैसे से व्यापार करती है। ठीक है, तो कंपनी ने क्या करा, जनता से पैसा कलेक्ट करना शुरू करा या फिर बैंक से लोन लेना शुरू करा। ठीक है, तो कंपनी बन गई, तो बनने के बाद कंपनी को नीड हुई फंड की, पैसे की जरूरत हुई, फंड की नीड हुई। तो कंपनी ने क्या करा, उस फंड की नीड को पूरा करने के लिए कंपनी के पास कई रिसोर्सेज होते हैं, कई साधन होते हैं। पहला साधन इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी शेयर इशू करेगी। ठीक है, दूसरा साधन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, डिबेंचर्स इशू करेगी। और तीसरा साधन हो गया लोन फ्रॉम बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी बैंक से लोन लेना या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके कंपनी अपना काम करेगी। ठीक है, तो ये तीन तरीके होते हैं, जिसमें से ये हम आपको बता चुके पहले कि कंपनी शेयर क्या होते हैं, शेयर कंपनी कैसे इशू करती है, जनता से कैसे पैसा कलेक्ट करती है। आज हम जो पढ़ रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्र। ऋण पत्र, तो अगर मैं हिंदी में इसके नाम का संधि विच्छेद करूं यानी अलग अलग करूं तो ऋण पत्र यानी एक ऐसा पत्र जो ऋण लेने के बदले में, लोन लेने के बदले में मैंने जारी किया है। अर्थात मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जब जनता से लोन लेती है, सुनिए बात ध्यान से, कंपनी जब जनता से लोन लेती है और उसके बदले में जो जनता को कंपनी सर्टिफिकेट जारी करती है, जो डॉक्यूमेंट देती है, उसे ही प्रोस्पेक्ट, उसे ही डिबेंचर्स कहा जाता है। उस डॉक्यूमेंट्स को ही डिबेंचर कहा जाता है। बात समझ आई होगी आपके? क्या दोबारा एक बार और समझेंगे कि कंपनी जब शेयर इशू करती है, तो कंपनी शेयर इशू करने का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने अपनी टोटल कैपिटल, अपनी टोटल पूंजी के छोटे छोटे हिस्से बनाए और वो हिस्से जनता को दे दिए, यानी जनता ने कंपनी के शेयर खरीदे और अपनी कैपिटल कंपनी को दे दी। कंपनी ने उस पैसे से व्यापार करा और जनता को उस पैसे के बदले में डिविडेंड दे दिया। लेकिन यहां पर कंपनी ने इस बार शेयर इशू नहीं करे, डिवेंचर यानी कि शेयर होल्डर कंपनी के मालिक बन जाते हैं, ओनर बन जाते हैं, शेयर होल्डर कंपनी के ओनर बन जाते हैं, जबकि डिवेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर बनते हैं। क्यों? क्योंकि शेयर जब कंपनी शेयर किसी को देगी, शेयर जनता को देगी, तो उन सबको मालिक बनाएगी अपना। लेकिन कंपनी जब डिवेंचर देगी तो उन सबको अपना लेनदार बनाएगी, यानी कि उन सबको अपना क्रेडिटर बनाएगी। अब क्रेडिटर क्यों बनाएगी, कैसे बनाएगी, वो मैंने अभी आपको बता दिया कि कंपनी क्या कर रही है, जनता से लोन ले रही है, जनता से लोन ले रही है और लोन लेकर उसके बदले में कंपनी उसको जनता को ब्याज देगी। इसलिए ज्यादातर आप जब भी डिबेंचर लिखे हुए देखेंगे तो डिबेंचर के साथ ऐसा लिखा हुआ होगा 12% डिबेंचर, ठीक है, 13% डिबेंचर, 14% डिबेंचर। तो ये जो रेट लिखा हुआ है, ये अलग अलग रेट हो सकता है, कुछ भी 9% है, वो डिपेंड करता है कंपनी ने कितने परसेंट ब्याज पर, कितने परसेंट इंटरेस्ट पर डिबेंचर इशू किया है। तो ये जो लिखा हुआ आता है डिबेंचर के पहले, ये उस ब्याज का ही रेट होता है। इसका मतलब ये है कि जनता, आप सब कंपनी को लोन दो और कंपनी उसके बदले में आपको 12% यानी 12% आपको कंपनी उसके ऊपर ब्याज देगी। समझ आई बात? चलिए, तो ये तो मतलब समझ में आ गया डिबेंचर का। ठीक है, अब कंपनी ने जनता को डिबेंचर इशू कर दिए, जनता का पैसा कंपनी के पास आ गया, कंपनी उस पैसे से व्यापार करती है। ठीक है, अब ये जो डिबेंचर वर्ड सुन रहे हैं बार बार, डिबेंचर ये क्या होते हैं, जो कंपनी ने लोन लिया और लोन लेने के बदले में जो वो सर्टिफिकेट जारी कर रही है, बस वही डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है। और उसी प्रपत्र को, उसी डॉक्यूमेंट को डिबेंचर कहा जाता है जो कंपनी जनता को इशू करती है। ठीक है, ठीक है, तो इसी को डिबेंचर बोलते हैं। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए एक लाइन में इसका मीनिंग समझते हैं। क्या डिबेंचर का मीनिंग क्या होता है कि डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा, कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है टू द पब्लिक, पब्लिक को, कंपनी के द्वारा पब्लिक को इशू किया जाएगा इन कनेक्शन ऑफ द लोन विच कंपनी हैव बीन टेकन फ्रॉम द पब्लिक। जो कंपनी ने पब्लिक से लोन लिया है, जो कंपनी ने पब्लिक से ऋण लिया है, उसके बदले में, उसके कनेक्शन में कंपनी जो भी डॉक्यूमेंट जनता को इशू करती है, उसे ही डिबेंचर्स कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसलिए जो कंपनी के डिबेंचर होल्डर होते हैं वो हमेशा कंपनी की क्रेडिटर्स की लिस्ट में शो होते हैं, क्रेडिटर की लिस्ट में शो होते हैं, क्योंकि वो कंपनी के लेनदार है, क्योंकि उन्होंने कंपनी को लोन दिया है। ठीक है, आई होप आपके डिबेंचर का मीनिंग तो पक्का समझ आ गया होगा भाई।
ठीक है। अब समझते हैं डिबेंचर क्या एक ही टाइप के होते हैं भाई, एक ही प्रकार के होते हैं? नहीं, डिबेंचर कई प्रकार के होते हैं। तो मैंने बहुत इजीली इसको कन्वर्ट किया है लैंग्वेज में ताकि आप इसको इजीली समझ सके। तो बहुत अलग अलग 5 आधार आपको याद करने हैं इसके। बहुत इजी है, बहुत इजी है, कोई भारी नहीं है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के प्रकार ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू, यानी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पे डिबेंचर अलग अलग प्रकार के होते हैं। मतलब जो जैसा भी आप नजरिया देखना चाहते हो, आप किस आधार पे, किस बेस पे आप डिबेंचर के टाइप जानना चाहते हो, वो सारे हमने 5 बेस बनाए हैं उसके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं सिक्योरिटी के बेस पर। सिक्योरिटी के बेस पर। दूसरा होता है परमानेंस के बेस पर। तीसरा होता है रिकॉर्ड्स के बेस पर। चौथा होता है प्रायोरिटी के बेस पर। पांचवा होता है कन्वर्टेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो ये 5 आधार पर हमने डिबेंचर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा गया है। 5 अलग अलग तरह के डिबेंचर होते हैं, जिसमें कि पहला डिबेंचर होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बेस पर डिबेंचर दो, ये सारे ही दो टाइप के होते हैं फिर। ठीक है, मैंने 5 आधार बनाए हैं अलग अलग, 5 अलग अलग बेस बनाए हैं। हर बेस के 2 डिबेंचर होते हैं, हर बेस के 2 तरह के डिबेंचर होते हैं, पढ़ते हैं। तो सिक्योरिटी के बेस पर 2 तरह के डिबेंचर होते हैं, पहला नेक्ड और सिंपल डिबेंचर और दूसरा मॉर्गेज। ठीक है, इस नेक्ड को और सिंपल इसको बोलते हैं साधारण डिबेंचर। साधारण, नेक्ड को हिंदी में नग्न बोलते हैं। नग्न का मतलब क्या होता है कि ये बिल्कुल सिंपल डिबेंचर होते हैं, इन पे किसी प्रकार का कोई प्रभार का मतलब कोई चार्ज नहीं होता। अर्थात अगर कंपनी कभी दिवालिया हुई और इनके पेमेंट की बात आई तो पेमेंट में इनको नॉर्मल क्रेडिटर की तरह पेमेंट मिलेगा, कोई पहले प्रायोरिटी के आधार पर पेमेंट नहीं दिया जाएगा इनको। समझ आई बात? दूसरा होता है मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब क्या होता है कि ऐसे डिबेंचर जिनको इशू करने के बदले में कंपनी ने अपनी कोई संपत्ति, अपनी कोई एसेट्स उनके ऊपर गिरवी रख दी, मॉर्गेज रख दी। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रख दी। तो ऐसे डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं। क्या होते हैं? जो मॉर्गेज वाले, इसको सिक्योर्ड भी बोलते हैं और इसको अनसिक्योर्ड भी बोलते हैं। मॉर्गेज को सिक्योर्ड और नेक्ड और सिंपल को अनसिक्योर्ड बोलते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखती और इसके पास सिक्योरिटी गिरवी रखी जाती है मॉर्गेज वालों के पास। समझ आई बात? समझ आई बात? आपने देखा भी होगा नॉर्मली केसेस में, आपने देखा होगा कि कंपनी वगैरह या कोई भी आदमी कहीं से लोन लेने लगे तो लोन लेने के बदले में बैंक भी तो सिक्योरिटी मांगता है आपसे। तो ऐसे ही जो डिबेंचर आपने इशू किए वो ऐसे इशू किए कि आपने उस पर कोई संपत्ति गिरवी रख दी कि अगर कंपनी बाय चांस किसी सिचुएशन में ये पे नहीं कर पाई, लोन रीपे नहीं कर पाई, यानी डिबेंचर्स का रीपेमेंट नहीं कर पाई, तो वो मॉर्गेज वाली एसेट्स को बेचकर उन डिबेंचर होल्डर का पेमेंट कर दिया जाएगा। तो ये 2 तरह के मैंने आपको समझा दिया। आगे चलते हैं परफॉर्मेंस के बेस पर। तो परफॉर्मेंस के बेस पर डिबेंचर 2 तरह के होते हैं, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। रिडीमेबल को बोलते हैं शोधनशील और इसको बोलते हैं अशोधनीय। ठीक है, इसको बोलते हैं शोधनशील या शोधनीय, इसको बोलते हैं अशोधनीय। रिडीमेबल यानी ऐसे डिबेंचर जो कंपनी ने इशू करते टाइम ही बता दिया कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, वो कोई भी टाइम हो सकता है, 30 साल बाद कोई भी टाइम, 50 साल बाद कोई भी टाइम कंपनी बोल सकती है, कितने साल बाद कंपनी इन डिबेंचर्स को वापस जनता से ले लेगी और जनता का पैसा वापस जनता को दे दिया जाएगा। तो ऐसे डिबेंचर्स को बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर यानी शोधनीय ऋण पत्र। ठीक है, दूसरा होता है आपका इररिडीमेबल डिबेंचर, यानी ये ऐसे डिबेंचर होते हैं जो कंपनी अपने पूरे जीवन काल में इनका कभी भी रिडम्पशन नहीं करती, यानी जब कंपनी समापन होगा, कंपनी की एंडिंग होगी, तभी इनका रिडम्पशन किया जाएगा। कंपनी के समापन की स्थिति में, कंपनी की एंडिंग की स्थिति में ही केवल इनका पेमेंट होता है, इसलिए इनको इररिडीमेबल डिबेंचर कहा जाता है। ठीक है, आगे रिकॉर्ड्स के बेस पर। रिकॉर्ड्स के बेस पर तीसरा बेस है हमारा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड यानी अपने यहां पर रिकॉर्ड रखना है ना। तो रिकॉर्ड के बेस पर 2 तरह के डिबेंचर होते हैं, बियरर डिबेंचर और रजिस्टर्ड डिबेंचर। ये जो बियरर डिबेंचर आपने सुना भी होगा, बियरर का मतलब क्या होता है? बियरर वो हर एक डॉक्यूमेंट है जो मात्र डिलीवरी से ही किसी और के नाम में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने चेक सुने होंगे, चेक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रेखांकित और एक अरेखांकित। तो रेखांकित चेक जो होते हैं, ठीक है, इनको कोने में 2 लाइन खींच दी जाती है, तो इनका अकाउंट पे चेक बोलते हैं इनको इंग्लिश में। रेखांकित चेक को अकाउंट पे चेक बोलते हैं, तो उनका पेमेंट अकाउंट में ही होगा। लेकिन जो बियरर चेक होता था, वो बियरर चेक कैसा होता था कि जिसके हाथ में वो चेक है उसका मालिक वो है, यानी जिसके हाथ में भी चेक वही उसका मालिक, उनको बोलते हैं बियरर चेक। ऐसे डिबेंचर, बियरर डिबेंचर ऐसे होते हैं कि जिसके पास वो डिबेंचर का सर्टिफिकेट है वही उसका मालिक है। अगर वो किसी और को मात्र डिलीवरी ही कर देगा, लो भाई ये सर्टिफिकेट उसने किसी और को दे दिया, तो डिलीवरी करने से ही दूसरे के नाम में हो जाएंगे, यानी उनमें नाम करने की, लिखाई पढ़ाई करने की, कोई रजिस्टर्ड करने की, कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं होती, मात्र डिलीवरी से ही ट्रांसफर हो जाते हैं।
ठीक है। तो ये हो गए आपके बियरर डिबेंचर। दूसरे होते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर का कंपनी के यहाँ पूरा ब्यौरा लिखा हुआ रहता है। अगर रजिस्टर्ड डिबेंचर कोई आदमी, मान लिया मैं कंपनी हूं और मेरे डिबेंचर किसी मिस्टर ए के पास है और वो मेरे रजिस्टर्ड डिबेंचर मिस्टर बी को बेचना चाह रहा है, तो उसको मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन नहीं, मुझे एक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि मैं अपने डिबेंचर चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, उस रजिस्टर्ड डिबेंचर को उसके नाम से हटाकर उसके नाम में ट्रांसफर, यानी कि इन रजिस्टर्ड डिबेंचर को ट्रांसफर करने का एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। कुछ लिखाई पढ़ाई के तहत, कुछ डॉक्यूमेंट्री वर्क के तहत ही इनको ट्रांसफर किया जाता है। जबकि बियरर डिबेंचर की कोई लिखाई पढ़ाई, कोई डॉक्यूमेंट्री वर्क नहीं करने की जरूरत है, आप केवल डिलीवरी से ही इनको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इनका कोई रिकॉर्ड कंपनी के पास नहीं होता। बस जिसके पास ये होता है वो कंपनी को एक सूचना देता है कि मेरे पास है ये डिबेंचर, तो उस साल का जो इंटरेस्ट है वो उस बियरर डिबेंचर होल्डर को मिल जाएगा जिसके पास वो सर्टिफिकेट उस टाइम पर होगा। चलिए अगला, प्रायोरिटी के बेस पर। भैया प्रायोरिटी माने होती है प्राथमिकता। प्राथमिकता के आधार पर भी डिबेंचर्स को दो भागों में बांटा गया है, फर्स्ट डिबेंचर, सेकंड डिबेंचर। सुन लीजिए क्या होते हैं भैया। ये जो प्रायोरिटी है ना, ये प्रायोरिटी पेमेंट की प्रायोरिटी है, पेमेंट की प्रायोरिटी। कि जो फर्स्ट डिबेंचर होते हैं, मान लीजिए कंपनी ने डिबेंचर इशू करे और टाइप रख दिया फर्स्ट डिबेंचर और सेकंड डिबेंचर, ठीक है। तो वो जो फर्स्ट डिबेंचर होते हैं, पहले पेमेंट, अगर कंपनी दिवालिया होगी या कंपनी खत्म होने लगी, कंपनी का समापन होने लगा, तो पहले जो रीपेमेंट किया जाएगा वो फर्स्ट डिबेंचर का किया जाएगा। उसके बाद अगर पैसा बचेगा तो सेकंड डिबेंचर को पेमेंट किया जाएगा। तो प्रायोरिटी के बेस पर इनको पहले पेमेंट किया जाता है, फर्स्ट डिबेंचर को। इनका नाम ही फर्स्ट डिबेंचर और उनका नाम सेकंड डिबेंचर होता है। तो फर्स्ट डिबेंचर को प्रायोरिटी के आधार पर पहले पेमेंट किया जाएगा और सेकंड डिबेंचर को प्रायोरिटी के आधार पर दूसरे नंबर पर पेमेंट किया जाएगा अगर पैसा बचा है तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी का मतलब होता है चेंज करना, बदलना, कन्वर्ट करना, किसी और चीज में परिवर्तित करना। तो इसको बोलते हैं परिवर्तनशीलता के आधार पर। तो परिवर्तनशीलता के आधार पर भी डिबेंचर को दो भागों में बांटा गया है, पहला कन्वर्टेबल और दूसरा नॉन कन्वर्टेबल। यानी ऐसे डिबेंचर जो कंपनी ने इशू किए हैं और ये बोलकर इशू किए कि इनको 10 साल बाद या 15 साल बाद हम इनको शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे, हम इनको प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, हम इनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, तो उस तरह के डिबेंचर्स को कन्वर्टेबल डिबेंचर कहा जाता है। ठीक है, जो 5 साल बाद या 10 साल बाद, कोई भी टाइम जो कंपनी ने फिक्स कर दिया, उस पर्टिकुलर टाइम के बाद इनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसी और सिक्योरिटी के अंदर, तो उनको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। ठीक है, उसके बाद नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, वो डिबेंचर होते हैं जो जब तक रहेंगे डिबेंचर बन के ही रहेंगे और जब खत्म होंगे तो डिबेंचर बने बने ही खत्म हो जाएंगे, कंपनी इनको वापस खरीद लेगी। लेकिन जब तक ये रहेंगे 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, जितने साल के लिए कंपनी ने इशू किए हैं उतने साल के लिए ये डिबेंचर ही रहेंगे, इनको किसी और सिक्योरिटी में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बहुत इजीली समझा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मेरी जो वीडियो है इसको बहुत स्लो चलाकर आप ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत इजीली आप 1-2 बार देखेंगे तो 1-2 बार में आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। और भी कोई क्वेरी है आपके, कोई टॉपिक है तो कमेंट में मुझे आप जरूर बताएंगे और सब तक पहुंचाइए जिसको इसकी आवश्यकता है। ठीक है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो हम सोल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि हम कॉमर्स वाले हैं, तो कॉमर्स की रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम हम सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप अपने टॉपिक भेज सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए राम राम जी।